नमस्कार दोस्तों, मैं BS तिरुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी कक्षा 8वीं में। दोस्तों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का दो क्रमांक का जो पाठ है वारिस, इसे पढ़ने वाले हैं। वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के बड़े लोगों के बाद अपने परिवार के व्यवसाय का या अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उसे वारिस कहा जाता है। वारिस इस पाठ की जो लेखिका है उनका नाम है विभा रानी। विभा रानी का जन्म 1959 में बिहार के मधुबनी में हुआ था। कहा जाता है कि विभा रानी एक बहुआयामी लेखिका थी। वे एक लेखिका थी, कवयित्री थी, गीतकार थी, अनुवादक थी। उन्होंने अपनी कलम की शक्ति के जरिए लोगों के दिलों में एक नया स्थान बनाया था। उन्होंने फिल्मों में तथा बाल और महिला आयोग के लिए भी कई सारे गीत लिखे। अब के बरस मोए बिटिया ना की जो ऐसे कई सारे नाटक उनके प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पाठ में विभा जी हम लोगों को यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इंसान समय और साधनों का सदुपयोग करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपने जीवन में सक्सेस पाता है। तो आइए हम सभी भी जानकारी लेते हैं कि विभा रानी वारिस को इस पाठ के जरिए हम लोगों को कौन कौन सी बातें समझाने का प्रयास कर रही है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। तो एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उस राजा की 4 संतानें थी और वो चारों की चारों बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमानी होगी, उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। अब राजा धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था, उससे अपने राजपाट के काम देखे नहीं जा रहे थे। अब उसका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 4 बेटियां थी। इसलिए राजा को लगा कि इन चारों में से जिसकी सोच समझ या जो अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करेगी उसी को अपना राजपाट सौंपेगा या अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएगा। इसका फैसला कैसा करे वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सोचा। अब इसका फैसला किस तरीके से करे, अपने राज्य के लिए उनकी चारों बेटी में से किसे वो चुने, इसका फैसला वो कर नहीं पा रहे थे। बहुत सोचने के बाद अंत में आखिर में उन्हें एक उपाय सोचा। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे इसे वापस कर देना। तो एक दिन राजा ने अपनी चारों बेटियों को अपने कक्ष में, अपने कमरे में बुलाया। अपने कमरे में उन चारों को बुलाने के बाद राजा ने उन्हें गेहूं के 100 दाने देकर कहा कि आज मैं तुम लोगों को ये गेहूं के दाने दे रहा हूं, लेकिन ठीक 5 साल के बाद मैं तुमसे ये गेहूं के दाने वापस मांगूंगा, तब तुम मुझे ये गेहूं के दाने वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। अब चारों बहनें उन गेहूं के दानों को लेकर अपने कमरे में लौट आई। उन्होंने सोचा था कि शायद उनके पिताजी उनके लिए कोई गहने, हीरे, चांदी की कुछ वस्तुएं या कोई रेशमी कपड़े लाए होंगे, लेकिन पिताजी के द्वारा गेहूं के दाने देने के बाद उन्हें उन पर थोड़ा सा गुस्सा या वे नाराज हुई और अपने कमरे की तरफ आई। सबसे बड़ी बेटी ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और याद भी रही तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दूंगी। तो जैसे ही पहली राजकुमारी अपने कमरे में आई, उसने उन गेहूं के दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और वो मन ही मन सोचने लगी कि अरे, पिताजी के सिर पर कितने काम होते हैं राजपाट के, उन्हें इन गेहूं के दानों के बारे में क्या याद रहेगा। और अगर 5 साल के बाद उन्हें गेहूं के दानों की याद भी आती है तो क्या हुआ, हमारे भंडारघर में कई सारे गेहूं के दाने पड़े हुए, मैं उन गेहूं के दानों को लेकर आऊंगी और पिताजी को दे दूंगी, ऐसा वो सोचती है। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल की थैली में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकनी में डाल दिया। दूसरी बहन जो थी वो थोड़ी समझदार थी, उसने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और अपने कमरे में आने के बाद उसके पास एक जो चांदी की डिब्बी थी, उस चांदी की डिब्बी में उन गेहूं के दानों को रखा। साथ ही साथ एक मखमल की थैली निकाली, उस चांदी की डिब्बी को उस मखमल की थैली में लपेटा और अपनी संदूकनी में संभाल कर रख दिया। सोचा 5 साल के बाद पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो राजकुमारी ने सोचा कि मैं इन्हें अभी सुरक्षित रूप से अपनी संदूकनी में रख देती हूँ और जब भी पिताजी उन दानों को वापस मांगेंगे तो उन्हें मैं निकाल कर दे दूंगी।
तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। जो 3 नंबर की बहन थी, वो 3 नंबर की बहन अब तक सोच रही थी कि दानों के साथ वो क्या करे, उन दानों का किस तरीके से उपयोग करे। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। अब जो चौथी बहन थी, उनकी सबसे छोटी जो बहन थी, उसका बचपना अब तक नहीं गया था, वो अपने बचपन के समय में ही थी, इसीलिए उसे शरारत करना बड़ा अच्छा लगता था। उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे। अब छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी पसंद भी उनके जैसी ही होती है। तो यहाँ पर जो छोटी राजकुमारी, उस छोटी राजकुमारी को गेहूं के भुने हुए दाने खाना बड़ा पसंद था, इसीलिए उसने दासियों के द्वारा उन दानों को भुनवा लिए और उन दानों को खा गई और अपने खेल में मग्न हो गई। अब राजकुमारी जो थी, वो चौथी राजकुमारी जो थी, वो बहुत छोटी थी, इसलिए उसमें इतनी सोचने समझने की क्षमता न होने के कारण दाने देखकर ही उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसे भुने हुए दाने खाना बड़ा पसंद था। जब वो अपने कक्ष में, अपने कमरे में वापस आई, तो उसने अपनी दासियों से कहकर उन दानों को भुनवा लिया और खाकर अपने खेल में मग्न हो गई, मानो उसे उन बातों से कुछ लेना देना ही नहीं है। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे। अब तीसरी राजकुमारी, जो अब तक किसी नतीजे पर पहुंची नहीं थी, अब तक वो सोच ही रही थी कि उन गेहूं के दानों का वो करेगी तो क्या करेगी। अब वो सोच रही थी, सोचते सोचते उसके दिमाग में बात आई कि पिताजी ने अगर उन्हें गेहूं के दाने दिए, तो पिताजी के द्वारा गेहूं के दाने देने के पीछे भी उनका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा, कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। पिताजी ऐसे ही हमें गेहूं के दाने नहीं दे सकते। यह बात सोचकर उस बात को सोच रही थी, लेकिन उसके दिमाग में यह बात नहीं आ रही थी कि किस तरीके से वो इन दानों को सुरक्षित रखे या इन दानों के साथ क्या करे। कई बार हमारे दिमाग में यही बात चलती है, किसी बात को अगर हम सोचते हैं, हम उस बात की तह तक नहीं पहुंच पाते, उस बात की कोई सोल्यूशन हम लोगों को नहीं मिलता है, तब तक हमारे दिमाग से वो बात नहीं जाती है, हम हमेशा उसी बात की सोच में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर भी तीसरी राजकुमारी को जब तक उन दानों का क्या किया जाए, इस बात की आइडिया नहीं आई या कल्पना नहीं आई, तब तक वो सोचती रही। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रखने की सोची, लेकिन वो ऐसा कर न सकी। तो उसने भी सोचा कि जिस तरीके से उसकी बहनों ने उन दानों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, किसी ने खा लिया, किसी ने फेंक दिया, तो वो भी सोच रही थी कि वो भी उन दानों को सहेज कर यानी सुरक्षित रूप में रखे, ताकि पिताजी जब मांगे तब वो दानों को दे दे। लेकिन वो ऐसा कर न सकी। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही। अब उसने 2-3 दिनों तक सोचा कि वो क्या करे। आखिर उसे एक उपाय सोचा, एक आइडिया उसके दिमाग में आई और उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। अब उसके दिमाग में एक बात आई, जब उसने अपने कमरे के बाहर खिड़की से देखा, तो उस खिड़की के बाहर जो जमीन थी वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसीलिए उसने उस जमीन को तैयार किया और उस जमीन को तैयार करने के बाद उसमें उसके पिताजी के द्वारा दिए गए जो गेहूं के दाने थे, उन गेहूं के दानों को बो दिया। अब आपको पता है कि फसल उगाने से पहले किसान अपने खेतों में किस तरीके की तैयारियां करता है, किस तरीके के काम करता है। एक अच्छा किसान अपने अच्छी फसल के लिए अपना खून पसीना एक कर जमीन तैयार करता है और उसमें फसल बोता है। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। अब राजकुमारी ने उस जमीन को तैयार किया। तैयार जमीन में उसने गेहूं के दाने बोए। गेहूं के दाने बोने के बाद उसे पानी दिया गया और पानी मिलने के बाद उसमें से अंकुर निकले। अंकुर निकलने के बाद थोड़े दिन बाद वो छोटे छोटे पौधों के रूप में तैयार हुए। बाद में फसल तैयार हुई और उस फसल को काटकर राजकुमारी को दाने मिले। फिर से उसे बो दे। जब राजकुमारी को गेहूं के दाने मिले तो उन दानों को उसने निकाला और निकालने के बाद उन दानों को फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों तक उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। इस तरह लगातार उसने 5 सालों तक उन गेहूं के दानों को बोती गई। अब उन 5 सालों में उसके पास बहुत से गेहूं के दाने
तैयार हो गए। यानी जो 100 दाने राजा ने संभाल कर रखने के लिए उसे दिए थे, उन 100 दानों को उसने जमीन में बो दिए और उन 100 दानों से उसने और अधिक दाने प्राप्त किए। फिर उसने अगले साल बोए, फिर अगले साल, इस तरीके से लगातार 5 सालों तक वो गेहूं की फसल लेती रही और उन 100 दानों को उसने लाखों करोड़ों दानों में तब्दील कर दिया था। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? तो इस तरीके से देखते देखते 5 साल गुजर गए। राजा ने एक दिन फिर से अपनी सभी बेटियों को अपने कक्ष में, अपने कमरे में बुलाया। अब राजकुमारी को इन बातों का बिल्कुल अहम नहीं था कि पिताजी उनसे उन गेहूं के दानों के बारे में बात करने वाले हैं या बात करना चाहते हैं। जब सारी राजकुमारियां अपने पिताजी के कक्ष में, कमरे में आई, तो राजा ने उनसे कहा कि भाई, आज से 5 साल में पहले मैंने तुम सभी को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि तुम इन्हें संभाल कर रखो। ठीक 5 साल के बाद मैं तुमसे वो गेहूं के दाने मांगूंगा। आज उस बात को पूरे 5 साल हो गए और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ या तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुमने उन गेहूं के दानों के साथ क्या किया, वो गेहूं के दाने कहाँ पर है। बड़ी राजकुमारी भंडार घर में जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। अब जो सबसे बड़ी राजकुमारी तुरंत भंडार घर की तरफ गई और उसने जैसा सोचा था कि वो पिताजी अगर दाने मांगे तो भंडार घर से लेकर आई, उसी तरीके से वो भंडार घर में गई और भंडार घर में जाकर वो गेहूं के 100 दाने अपने साथ लेकर आई। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब जब राजकुमारी भंडार घर से उन गेहूं के दानों को लेकर आई, तो राजा ने उन गेहूं के दानों को ध्यानपूर्वक देखा और ध्यानपूर्वक देखने के बाद राजकुमारी से सवाल पूछा कि अरे भाई, क्या ये वही गेहूं के दाने हैं जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिए थे? अब राजकुमारी को कहां पता कि पिताजी उन गेहूं के दानों को पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे। उसे लगा कि गेहूं के दाने मांगेंगे तो वो भंडार घर से लाकर दे देगी। आगे क्या होता है, राजा किस तरीके से अपना उत्तराधिकारी ढूंढता है, इसके बारे में हम देखेंगे अपने अगले हिस्से में।